हेलो एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिस्टर ज़ैद हमान साहब से, और अब उस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। प्लीज़ आप जो कि है ना, इसमें सबसे पहले जो एस्पेक्ट हम समझाना चाहेंगे वो ये कि जो सनारियो इस वक्त पूरी दुनिया में है वो तमाम का तमाम बुनियादी तौर पर कुछ ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं एक सुपर पावर के, कि जिसके रिएक्शन में हमको अपने चारों तरफ ये हालात नज़र आ रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन बाय वन, एंड वंस वी डिस्कस दोज ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के जो 30 या 40 साल की दहाइयों पे मुहित हैं, उसके बाद हम उन इश्यूज़ को अगले प्रोग्रामों में एक एक करके उन इश्यूज़ को लेना शुरू करेंगे और उनकी तफसील डिस्कस करेंगे. अगेन इट्स गोइंग टू बी ग्रैंड स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑपरेशनल और टैक्टिकल अफेयर. आइए. I think, excuse me, before we start continuing, I think we would like to fine. I think मैप की मदद से, इनकी मदद से हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, बट बाहर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए. देखिए, कुछ एस्पेक्ट्स हैं particularly post 1924 scenario within the Muslim world. खिलाफत उस्मानिया 1924 के बाद तबाह कर दी गई थी, और खिलाफत उस्मानिया जो कि कई सौ साल से मुसलमानों की एक एम्पायर रही, उसमें से तकरीबन 50 के करीब मुसलमान ममालिक निकाले गए. यानी नेशन स्टेट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स केम आफ्टर 1924, कि जब खिलाफत उस्मानिया को डिसइंटीग्रेट करके मुस्लिम दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक, जो कि आज 57 करीब ममालिक हम बनते. अगले प्रोग्रामों में हम उस तमाम तारीखी पस मंज़र को भी लेंगे कि पिछले कई सौ साल से जो मुसलमानों का जवाल है, जो इंपीरियल फोर्सेस हैं, जो कॉलोनियल फोर्सेस हैं, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, जो पोस्ट खिलाफत उस्मानिया या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दुनिया क्रिएट होती है, मुस्लिम दुनिया में जो रीअवेकनिंग प्रोसेसेस हैं, हम इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे. लेकिन इस वक्त हम आपको पर्टिकुलरली उन प्रेजेंट इश्यूज़ की तरफ ले जाना चाहते हैं जो आज हमें इफेक्ट कर रहे हैं बराह रास्त. बिल्कुल, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है आज, तो हम अपने नाज़रीन को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देंगे, बट जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम अपने नक्शों की मदद से, अपने और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मदद से ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी तरह विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट. हम अब सिंपल अगर बात करें कि इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट, यूरेशिया और एशियन रीजन में आपको जो जंगें नज़र आ रही हैं, चाहे वो इराक इन्वेजन हो, चाहे वो अफगानिस्तान कैंपेन हो, चाहे रशिया अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन हो, चाहे चाइना अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन हो, चाहे ग्रेटर इसराइल की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अतराफ़ में या ईरान पे इन्वेजन की बात हो, ये तमाम मामलात जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर 6 ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. 6 ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. उससे पहले अगर हम उन अपनी तमाम गुफ्तगू से पहले इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर लें तो बाकी तमाम ये कॉम्प्लेक्स पिक्चर जो हमारे आसपास है इसको समझना आसान हो जाए. अच्छा, तो मतलब आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया इसको आम फहम बनाने के उसमें कि आपने 6 पॉइंट्स में सबको डिवाइड कर दिया है पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी को. You see, this is what the funny part of analysis is, that सिचुएशन जो मीडिया के जरिए कंफ्यूज की जाती है उसके पसे पर्दा मामलात बहुत आसान होते हैं, समझना भी उनको आसान होता है, और वो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव किसी कौम के बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े होते हैं जिनको अचीव करने के लिए पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा किया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग बनाए, ऑफशूट्स बनाए जाते हैं. तो हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोवियत यूनियन के तबाह होने के बाद वॉज द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़े अरसे के लिए. उन्होंने इस खला को, ये जो खला उनको मिला, एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो दुनिया कहने लगी, बाईपोलर से यूनिपोलर हुई, उन्होंने उस खला को इस्तेमाल करते हुए 6 अपने लिए ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, और उस पर अमल करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को रिपोजिशन करना शुरू किया. आइए वो 6 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें. क्या ऑब्जेक्टिव नंबर 1, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इसराइल. डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ, ये ऑफ इसराइल, यानी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, पर्टिकुलरली द फॉरेन पॉलिसी के जो इस वक्त नियोकॉन कंजर्वेटिव्स, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जो कि इस वक्त जॉर्ज बुश और उसके आसपास के जो लोग जो इस वक्त वाशिंगटन या वाइट हाउस में हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग एक मजहबी अकीदे के साथ, जिनको नियोकॉन्स कहा जाता है. इनफैक्ट आई विल इनवाइट यू कि आप गूगल पर जाके नियोकॉन ज़ायनिस्ट या क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के नाम से टाइप कीजिए और देखिए वहाँ आपको क्या नजर आता है. दिस इज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, इट इज नॉट अ सेक्युलर आइडियोलॉजी. इट्स अ हार्ड कोर रिलीजियस आइडियोलॉजी विच इज कॉल्ड नियो कंजर्वेटिव्स क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स.
دس آئیڈیالوجی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے ایشوز میں, لیکن اٹ ہیز اے فنڈامنٹل پیرامیٹر آف سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف اسرائیل. اب اسرائیل کے دفاع میں اس پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم برپا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام مسلمان ممالک جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں ان کو تباہ کرنا ضروری ہے, ان کی ملٹری طاقت کمزور کرنا ضروری ہے, اس لیے نقشے ری ڈیفائن کیے جائیں گے. یہ ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجک فارن پالیسی ایشو ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو I'm sure بہت سے اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ واٹس دا ہارم, یہ آج کل ایک بڑی آن گوئنگ بحث ہے کہ واٹس دا ہارم ان ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. آپ کے سوال کا جواب ہم اس وقت دیں گے کہ جب اس فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے اصل محرکات ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, وائی از دس کہ اسرائیل جیسا ایک چھوٹا ملک امریکہ کی فارن پالیسی کنٹرول کر رہا ہے. یعنی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک چھوٹا ملک اتنے بڑے ملک کی فارن پالیسی کنٹرول کرے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بیفور. یہ ایک یونیک فینومینا ہے. سو ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, ونس یو انڈرسٹینڈ دی مینٹالٹی, دی ڈائنامکس, دی ریلیجیس مائنڈ سیٹ آف نیو کنزرویٹوز, پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے, کیسی کون سی بڑی بات ہے. یو ول نو اٹ دین اگین. دس واز دا فرسٹ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو. دوسرا آبجیکٹو جس پر عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ اور ایشیا وسطی اور مشرق وسطیٰ میں آنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ یہ تیل اور انرجی کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف محدود نہیں ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تیل کے لیے یہاں پہ آیا. جیسے میں نے عرض کیا 6 آبجیکٹیوز ہیں. پہلا ہم نے ڈیفائن کیا, دوسرا ہے تیل کے ذخائر. اگر وہ نقشہ ہمارے پاس آ گیا تو نقشے پہ آپ کو دکھائیں گے کہ پیٹرن بلڈ کیا ہوتا ہے. بالکل اس ڈسکشن کو کیری آن کرتے ہیں, but we must go on a short break and we will see you right after the break. Thank you.